ओके चलिए, तो इसमें पहले बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। तो जो लोग आज की पहली क्लास में आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि सेट के बारे में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी तक दी थी कि सेट जिसे हम कहते हैं, किसी भी कलेक्शन को हम सेट नहीं कहते हैं, हम उस कलेक्शन को सेट कहते हैं जो कि वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड से हमारा मतलब था कि ऐसा सेट, ऐसे कलेक्शन को हम सेट का नाम देंगे जिस कलेक्शन में क्या होगा, जिस कलेक्शन में जो डेफिनेशन सेट के एलिमेंट्स की दी जाएगी वो यूनिक होगी। जैसे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, दैट इज अ यूनिक डेफिनेशन ऑफ सेट, but the collection of smart student in your class is not a well defined, because smart is a relative word, it depends on each person। मतलब हर पर्सन के हिसाब से स्मार्टनेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, तो उसके हिसाब से जो सेट के कलेक्टेड एलिमेंट होंगे वो अलग अलग होंगे। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो भी डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं होगी उस कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे, और जो भी डेफिनेशन वेल डिफाइंड होगी उसी कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया इज अ सेट, बट कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन इन इज नॉट अ सेट, बिकॉज ब्यूटीफुल वुमेन इज नॉट अ well defined element set। Collection of rivers of India is a set, collection of natural number is a set, collection of all type of triangles is a set। तो ये सारे कलेक्शन सेट कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ये सारे कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है। बट Excuse me, sir. ये जो कलेक्शन, यस, तो ये 3756 कैसे सेट हो गया? 3756 भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, क्योंकि इस कलेक्शन में हमने सारे नेचुरल नंबर कलेक्ट किए हैं जो कि 3 से 7 के बीच में है, बट उसमें 4 को इंक्लूड नहीं किया है। तो ये एक वेल तो डिफाइंड सर हम स्टेटमेंट है। तो सर हम लोग 356 और 7 भी लिख सकते हैं कि इसी ऑर्डर लिखना मैंडेटरी है? नहीं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके सर। चलिए, अब हम अपने असाइनमेंट में वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट। ठीक है, तो इसके आंसर के हिसाब से अगर हम चलें, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे इज अ सेट, यस, बिकॉज इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट अ सेट, बिकॉज टैलेंटेड राइटर इट्स अ रिलेटिव वर्ड, इट डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन। तो ये सेट नहीं है बिकॉज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। A team of 11 best cricket batsmen of the world, हाँ भाई, क्या सी सेट है? जल्दी कंफर्म करिए सब लोग, क्या सी सेट है? No, sir. Sir. सर No, sir. No, sir. No, sir. Best cricket batsman is a not well defined. The collection of all boys in your class is a set. The Yes, collection sir. of all natural number less than 100 is a set. The collection of yes sir, all it the is a month in a year is a set. The collection of yes all real sir. number between 3 to 4 is a set. द कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज अ सेट। देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में बी और सी सेट नहीं है, बाकी सारे जो है वो सेट हैं। क्या पहला आंसर सबने यही लिखा है? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो लेस 4. देन 10 में अगर हम फोर प्राइम फोर नंबर्स की बात करेंगे तो 2, Four. 3, 5 एंड 7। तो टोटल कितने प्राइम नंबर्स हो गए? 4। Oh, नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर विच इज लेस देन 20। 9. इसमें ऑप्शन 9, 9, 9. हाँ, 10. क्वेश्चन नंबर 2 में कौन पूछ रहा है? Sir, 10. सर 10 है 9 हो गए। ओके, Sir, चलिए 10. थर्ड 10. चेक करते हैं। हाँ, थर्ड चेक करते हैं। नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर 1 से 20 के बीच में अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो पहला कंपोजिट मिलेगा 4। 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट, 8 कंपोजिट, 9 कंपोजिट, 10 कंपोजिट नंबर, 12 is a composite number, 14 is a composite number, 15 is a composite number, 16 is a composite number, 18 is a composite number। तो टोटल इतने ही composite number होंगे। देख लीजिए सब लोग, लेस देन 20 इज नॉट इंक्लूडेड 20। तो टोटल कितने आ गए? 3, 6 एंड 4, 10। दैट इज 10 yes कंपोजिट नंबर्स आर देयर। Yes, ये sir. बात सबको समझ में आई? Yes. Yes, sir. यस सर
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 13, देन ए प्लस 1 बी प्लस 1 इज इक्वल टू। तो सबसे पहले इस 56. क्वेश्चन को Option B. देखते हैं। 56. सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस 56 को हम है। सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन गिवन है कि ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 13 दी हुई है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 1। इसके अलावा तो इसको आप फैक्टर में ब्रेक कर नहीं सकते। अच्छा, अगर ए और बी नेचुरल नंबर है तो ए प्लस बी भी नेचुरल नंबर होगा और ए माइनस बी भी नेचुरल नंबर होगा, वो भी तब जब ए बी से ग्रेटर होगा। और ऑब्वियसली ए को बी से ग्रेटर होना पड़ेगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसी दे रखी है, पॉजिटिव। तो ए को सर्टेनली बी से ग्रेटर होना पड़ेगा। अब आपने कहा कि दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है इसको दो ही फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। तो यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है, अगर a प्लस बी की वैल्यू 13 है तो a माइनस बी की वैल्यू 1 होगी, या पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 1 हो जाए तो a माइनस बी की वैल्यू 13 होगी, हाँ या ना। बट ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं हो Yes, सकता। sir. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। No, sir. क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर इसके हिसाब से हम चलें तो यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 14, देन a इक्वल टू 7। अगर a की वैल्यू 7 है तो b की वैल्यू 6 आ जाएगी। देख लीजिए आराम से। तो ये तो ओके हो गया। अगर इसके हिसाब से हम चलें तो 2a इज इक्वल टू 14, तो a तो सर्टेनली 7 आ रहा है, बट a अगर 7 है तो b की वैल्यू -6 आएगी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज b क्या है, नेचुरल नंबर है। बिकॉज b क्या है भाई, नेचुरल नंबर है। Natural तो number. इसका मतलब सर्टेनली a की वैल्यू कितनी हो गई, 7, और b की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 कितना आ गया, 7 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 56। क्या ये सही आंसर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देख लीजिए, किसी को कोई Yes, कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज बताएगा मुझे। बोलने के बाद तुरंत म्यूट कर लिया करो, उससे क्लास में अननेसेसरी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ये एकदम ध्यान रखो सब लोग, उससे सब लोगों को डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो आप अपनी बात बोलिए, बोलने के बाद तुरंत उसको म्यूट कर लीजिए। तो इसका सोल्यूशन समझ में आया सबको भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो बोल सकते हैं आप। No, sir. क्या ये बात सबको समझ में आई, कैसे क्वेश्चन ये फ्रेम करके सॉल्व किया गया, दिखा सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 19, फाइंड a एंड b। a इज ग्रेटर देन b, ये तो अंडरस्टूड है। जल्दी बताइए। चलिए, जिनको ये क्वेश्चन समझ में आया था इससे पहले वाला, वो इसका आंसर बताएंगे। अगर a और b नेचुरल नंबर है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 19 है तो a और b क्या होंगे? So A is equals to 10. 10 and A is 9. equals to 10 and B is equal to 9. a is equals to 10 and b is equals 10 to and 9. 9. Sir, A is equal to 10, Yes, sir, B sir. is equal to 9. Sir, A equal to 10, B equal to 9. गुड, इसमें भी सेम लॉजिक Yes, आपने sir. लगाया A होगा। equal to 10 and B equal to 9. गुड, a is equals to b, इसको आपने 19 into 1 लिख लिया होगा, तो यहाँ से आपने a plus b को 19 लिया होगा और a minus b को 1 लिया होगा। दोनों को सॉल्व किया होगा तो a की वैल्यू आ रही है 10 और b की वैल्यू आ रही है 9।
सेम इसमें ये लॉजिक भी आप लगा सकते हैं कि a प्लस बी को 9 और a माइनस बी को 19 ले लें, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे a तो 10 आ रहा होगा बट b की वैल्यू -9 आ रही होगी जिसका कोई मतलब नहीं है। तो यही आंसर हमारे लिए सही हो जाएगा। क्या ये अप्रोच सबको समझ में आई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कोई ऐसा जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज इन्फॉर्म करें। और बोलने के बाद म्यूट कर लो भाई, कितनी बार एक चीज सिखाई जाएगी आपको। बोलो, बोलने के तुरंत बाद उसको म्यूट करो, ये एकदम ध्यान रखो। जैसे आपने अपनी बात बोलना खत्म किया तुरंत उसको म्यूट कर लो। हाँ भाई, जो लोग आज की क्लास में पहली बार आए हैं क्या उनको ये चीजें समझ में आ रही हैं? प्लीज कंफर्म करिए। Yes, sir. Sir, तो हाँ जी बताएं। सर जैसे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स मतलब नेगेटिव नंबर हो सकता है इक्वल्स में? हाँ हो सकता है, बट ए और बी नेचुरल नंबर है तो उनका डिफरेंस निगेटिव हो सकता है अगर बी ए से ग्रेटर हो जाए। बी अच्छा। ठीक है ना, रिवर्स में अगर इसको लिख देंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 21, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। चलिए बताइए। A is equals to 10, B is equals to 11. 11, B is equals to आराम से ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। A11 पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। क्वेश्चन Sir. आराम से पढ़िए, पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। सर ए हो जाएगा 11 और बी हो जाएगा 10 या फिर -10। -10। Plus minus 10. नेचुरल नंबर माइनस कैसे हो A जाएगा? equal to 1 and B, A equal to Sorry, sir, 11 and +1. B is 10. And second, A equal to 11, B equal to -10. A is equal to 11, B is equal to 10. Yes, sir. A is 11, B is 10. हाँ भाई, सब लोग मुझे आंसर दे रहे हैं 11 10 11 10 इवन 4 So 3 and 7. 5। Sir, A equal to 5 and 11 B equal to 2. equal to 10, A equal to 5, B equal to 2 और 3 and 7. 3 and 7. 4 and 3। कुछ भी आंसर मत दो भाई, ए और बी की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करेगी आंसर में। देखिए मैंने आपको पहले दिन ये तरीका समझाया था ना कि कोई भी चीज पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, आप चीजें रटेंगे नहीं। Sir, A is 5, B is 2. आप चीजें याद नहीं करेंगे, आप उन चीजों को समझ के उसका जवाब देंगे। तो उस पर फोकस करिए, ऐसे याद करने से काम नहीं चलेगा। देखिए अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 21 है तो हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। आई एग्री। अब 21 को लिखने के तरीके हमारे पास हैं। एक तो हम इसको 21 इंटू 1 लिख सकते हैं, एक हम इसको 7 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। इससे पहले जो हम नंबर्स ले रहे थे उनको सिर्फ हम एक ही प्रोडक्ट लिख पा रहे थे। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 13 था तो उसको हम सिर्फ 13 इंटू 1 लिख सकते थे। दूसरे वाले क्वेश्चन में 19 था तो हम उसको 19 इंटू 1 लिख के उसकी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे थे। बट इस केस में क्या है कि 21 को हम दो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, एक 21 इंटू 2 और एक 7 इंटू 3। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ए और बी की वैल्यू एक से ज्यादा हो जाए। तो अब हम इक्वेशन वाइज चलेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 21 एंड a माइनस बी इक्वल टू 1। रिवर्स वाला इसलिए नहीं चेक करेंगे क्योंकि एक निगेटिव आ जाता है, ये हमको पता है। बट a प्लस बी इक्वल टू 7 एंड a माइनस बी इक्वल टू 3 तो चेक करेंगे ना, क्योंकि a को अगर हम b से ग्रेटर ले लेंगे तो चीजें उसी हिसाब से डिफाइन होंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको?
Yes, sir. यस सर। तो आप तो सर के दो पहला वाला आंसर होंगे। जब हाँ जब पहला वाला सेट आप लेंगे तो ए की वैल्यू 11 आएगी और उसी समय बी कितना आएगा 10। और जब दूसरा वाला सेट लेंगे तो ए की वैल्यू 5 आएगी और उसी समय बी कितना आएगा 2। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी क्या हुई? a is 11 then b is 10, if a is 5 then b is 2, then there is a two possible answers of a and b। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो जितने पॉसिबल आंसर्स को ब्रेक कर सकते हैं उतने पेयर्स ऑफ ए और बी के आप बना सकते हैं। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। ऐसा आप कोई बचा जिसको ये मेरी बात समझ में ना आ रही हो? बोलिए भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का और इस बार आंसर गलत नहीं होने चाहिए आपके। राजकमल म्यूट कर लो भाई। a square minus b square equal to 24, a and b belongs to natural number, find possible values of a and b। और आंसर आराम से सोच समझ के बताइएगा, यू हैव योर टाइम। गलत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो सीखा है उसको अप्लाई करो, सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करते हुए, कोई भी पॉसिबिलिटीज मिस नहीं होनी चाहिए। Sir, A, B is 5 or A is 5 and B is 1. पहला आंसर ए इज 7 and B is 5. Sir, A is 5 and B is 1. A is 5 and B is 1. बस यही दो आंसर हैं। Yes, Sir, sir. Sir, A is 9, B is 5. Sir, A is 5, B is 3. Sir, A is 9, B is 5. अच्छा जो भी आंसर आएगा उसको एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में भी रख के चेक कर सकते हैं, अगर सही आ रहा है तो ही उसको सही बताएंगे। Sir, A is equal to 5, B is equal to 1 or A is equal to 7, B is equal to 5. ये दो आंसर तो लिखे हुए हैं। A is 7, B is 5 and A is 5, B is 1. सर बस ये दो यही दो आंसर आंसर हो सकते हैं। सही यही हाँ, दो है, बस बाकी यही दोनों दो में आंसर। डेसिमल है। हाँ सर, बाकी हाँ वही 12.5 रियल में हो जाएगा। बाकी नेचुरल की कैटेगरी हाँ, में नेचुरल में नहीं आएगा। कैटेगरी में नहीं आ रहे। हाँ बाकी नेचुरल हाँ। नंबर नहीं आएंगे। गुड हाँ हाँ गुड सर। गुड गुड। जिन लोगों को ये बात समझ में आई होगी वो समझ पा रहे होंगे। देख लीजिए बाकी लोग क्या अपनी बात बता पा रहे हैं। हाँ वंश कहना चाह रहे हो नहीं सर। तो म्यूट। हाँ सर, वो रह गया खुला। नहीं तो ये चीज ध्यान रखिए आप लोग, उससे क्या होता है डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगता है। हाँ ये आंसर एकदम करेक्ट है। सेम लॉजिक इसमें भी लगाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे इसको, और ये 24 लिखा हुआ है, 24 को ब्रेक करके 24 इंटू 1 लिख सकते हैं, या फिर इसको ब्रेक करके आप 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, या फिर इसको ब्रेक करके 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है? तो a प्लस बी को 24 और a माइनस बी को 1 लेंगे 12 into 2. इंटू 2। फिर a प्लस बी को 12 और a माइनस बी को 2 लेंगे। फिर a प्लस बी को 8 और a माइनस बी को क्या लेंगे 3। फिर a प्लस बी को 6 और a माइनस बी को 4 भी ले सकते हैं। देख लो आराम से। तो इससे तो कोई आंसर आएगा नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं आएंगे। इससे आंसर आएगा a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 5। इससे कोई आंसर आएगा नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं आएंगे।
इससे आंसर आएगा a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1 के दो आंसर यही सही होंगे। बाकी दोनों से आंसर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि a और b क्या दिए हुए हैं, नेचुरल नंबर। बट ऑप्शंस आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन आप नहीं ले सकते जिसको आप चेक नहीं करेंगे। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। तो क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो अब इस तरह की जो भी सिचुएशंस आएंगी आप उनको डील करके लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। गुड। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका आंसर तो 56 था। हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू सर। Every rational number is integer. False. Every integer is a rational number, but every rational number is not integer. फिर every natural number is a rational number. True. ट्रू। Zero is a natural number. False. False. Because natural number started from 1. तो ये पूरा जो असाइनमेंट मैंने दिया था ये उसका डिस्कशन है। अब इसमें किसी को कोई डाउट बचा हो तो बताइए। नो सर। नो सर। सर जैसे कोई क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन अ ग्लास टम्बलर, तो सर ये सेट है या फिर सेट नहीं है? ये तो सेट है ना, इनफाइनाइट सेट है सर क्योंकि सर वाटर ड्रॉपलेट के तो सर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है सर, ये तो सब्जेक्टिव होती है ना सबके लिए, मतलब एक ड्रॉप को वो नहीं कितना तो मानते हैं। नहीं, अगर आपको एक सिलेंडर दिया गया होगा तो उसके अंदर तो वाटर ड्रॉपलेट फिक्स हो जाएंगी ना, क्योंकि उसका तो वॉल्यूम फिक्स होगा ना, और हर वाटर ड्रॉपलेट का वॉल्यूम तो नियरली इक्वल ही लोगे ना। हम कह रहे हैं नियरली इक्वल नहीं लोगे, V1 V2 V3 अलग अलग वॉल्यूम की वाटर ड्रॉपलेट्स ले लोगे तो V1 वॉल्यूम की कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, V2 वॉल्यूम की कुछ होंगी, V3 वॉल्यूम की कुछ होंगी, बट होंगी तो वाटर ड्रॉपलेट्स वॉल्यूम वाइज ही ना। यस सर। तो एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट हो गया ना, क्योंकि सिलेंडर, अगर सिलेंडर आपने लिया है तो उसका तो वॉल्यूम फिक्स होगा ना, उसको आप चेंज थोड़ी नहीं कर पाएंगे। यस सर, थैंक यू सर। सर सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टार्स इनफाइनाइट सेट होगा या फाइनाइट सेट होगा? आज की क्लास में पढ़ाएंगे, वैसे वो इनफाइनाइट सेट होगा। और कोई डाउट? चलिए, तो अब हम आज की क्लास में थ्योरी का पोर्शन आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने अभी तक सेट के बारे में सीख लिया है। जिनको नहीं था उनके लिए मैं एक चीज और बता दूं, मैंने कुछ नंबर्स बताया था। तो सारे नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, या तो वो रियल नंबर होते हैं या वो नॉन रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। नॉन रियल नंबर वो होते हैं जो कि नंबर रियल नहीं होते। फिर रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर्स क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और रैशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर p और q दोनों इंटीजर होते हैं और q जीरो नहीं होता। ओके। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते, मतलब ऐसे रियल नंबर जो रैशनल नहीं है उन्हें हम इरेशनल कहते हैं। ठीक। इसके बाद रैशनल नंबर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, दैट इज इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। इंटीजर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दैट इज नेगेटिव इंटीजर, जैसे -2 -3 -1, और फिर होल नंबर्स, दैट इज 0 1 2 3। होल नंबर्स में पॉजिटिव इंटीजर और जीरो दोनों काउंट होता है। तो जो नंबर जो इंटीजर पॉजिटिव हो 1 2 3 4 टाइप्स, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और एक नंबर अलग बच जाता है, दैट इज 0। ओके। तो ये पूरा नंबर सिस्टम का कैटेगरी था। n नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करता है, i इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, q रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर्स को, और r रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को। मतलब ये कुछ फिक्स सेट हैं, जैसे कहीं r लिखा होगा तो इसका मतलब हो गया रियल नंबर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। सर Q से क्या रिप्रेजेंट होता है? रैशनल नंबर। Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और I
या फिर z से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, और w से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, और n बच जाता है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, नेचुरल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये फिक्स सेट है, मतलब आप कहीं भी आर कैपिटल आर लिखा होगा तो उसका मतलब एक्स कैपिटल आर को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि वो एक रियल नंबर है। एक्स क्यू को बिलोंग करता है मतलब वो एक रैशनल नंबर है। एक्स आई को बिलोंग करता है मतलब वो इंटीजर है। एक्स डब्ल्यू को बिलोंग करता है मतलब वो क्या है, होल नंबर है। और एन मतलब नेचुरल नंबर। ओके, तो अब हम बिलोंग्स टू की बात करने वाले हैं। तो अभी हम एक वर्ड यूज कर रहे थे बिलोंग्स टू, तो पहले उसको ही समझ लेते हैं। अब अगर एक एलिमेंट ए है जो कि किसी सेट का एलिमेंट है तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बिलोंग्स टू ए। जैसे हमने एक सेट आपके सामने लिखा ए बी सी, तो इसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स टू ए। इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक एलिमेंट सी है जो कि सेट ए को बिलोंग करता है। बिलोंग करता है मतलब वो सेट ए में लाई करता है। बिलोंग करता है का मतलब वो सेट ए में क्या करता है, लाई करता है। जैसे एक एलिमेंट बी है किसी सेट में वो नहीं है, तो उसे हम कहेंगे कि वो डज नॉट बिलोंग करता है, मतलब वो सेट बी में नहीं है। जैसे ए जो सेट हमने लिखा ए बी सी, अब हम एक एलिमेंट डी ले ले तो हम कहेंगे कि डी जो है वो सेट ए में बिलोंग नहीं करता। मेरी बात समझ में आई? तो ये बिलोंग्स टू का साइन होता है और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन होता है। तो अब ये साइन जहां भी आपको लगा मिलेगा तो वहां बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 बिलोंग्स टू n, √2 बिलोंग्स टू q, 0 बिलोंग्स टू n, फिर -3 बिलोंग्स टू w एंड 4 बिलोंग्स टू q and 2/3 belongs to r। इसके बाद 0 does not belongs to w। इसके बाद √3 does not belongs to q। फिर 4 belongs to does not belongs to 4 does not belongs to I। इनमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, बताइए जरा। पहला 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली 1 एक नेचुरल नंबर है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। √2 इज अ रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फिर कह रहा है 0 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। फिर -3 बिलोंग्स टू w, जो होल नंबर w होते हैं वो 0 1 2 3 4 होते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर कह रहा है 4 बिलोंग्स टू q, ट्रू है। फिर कह रहा है 2/3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ट्रू। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू w, फॉल्स। कह रहा है √3 डज नॉट बिलोंग्स टू q, ट्रू। फिर कह रहा है 4 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, थोड़ी वो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें जो ये ना बता पा रहा हो कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। कोई ऐसा है जिसको इस साइन में अभी भी दिक्कत आ रही? तो अब कहीं पूरा स्टेटमेंट आपको लिखा नहीं मिलेगा, आप सीधा एक स्टेटमेंट लिखा मिलेगा बिलोंग्स टू के साइन के साथ।
जैसे कहीं लिखा होगा ए इज अ नेचुरल नंबर, जैसे कहीं स्टेटमेंट लिखा हो ए इज अ नेचुरल नंबर, तो अब ये स्टेटमेंट आपको नहीं लिखा 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 मिलेगा। अब आपको लिखा मिलेगा ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपको इस स्टेटमेंट से समझ लेना है, इस स्टेटमेंट से आपको ये अंदाजा लगा लेना है कि ए एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि वो जिस सेट को बिलोंग करता है वो सेट एक नेचुरल नंबर का सेट है। समझ में आया? तब ये इतनी बड़ी लाइन आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी, सीधा लिखा जाएगा कि ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स टू का मतलब सबको समझ में आया भाई? कोई ऐसा जो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स को अभी ना समझ पा रहा हो? ओके, तो अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। लास्ट क्लास में हम इसी की बात करते थे, तो मैंने आपको बताया था किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो वे होते हैं, या तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। हाँ जी बताएं, कोई कुछ कहना चाह रहा है तो। तो किसी भी सेट को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया था ना कि आप किसी भी एलिमेंट को लिस्टिंग करते हैं कॉमा लगा के, और वो भी कॉमा के साथ एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज विद इन अ कर्ली ब्रैकेट्स। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के आप एलिमेंट्स लिख देंगे, तो उस रिप्रेजेंटेशन, उस सेट के रिप्रेजेंटेशन को हम रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म कहेंगे। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, जैसे एक सेट मैंने लिखा ए ई आई ओ यू, तो इसमें मैंने सारे वॉवेल्स लिखे। एक सेट मैंने ऐसे और लिखा 1 2 3 4 5, तो इसमें मैंने 5 तक के सारे नेचुरल नंबर लिखे। एक सेट मैंने और लिखा 2 3 5 7 11, तो इसमें मैंने 11 तक के सारे प्राइम नंबर्स लिखे। तो ये जो सारे सेट मैंने लिखे हैं, ये सारे सेट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा लगा के एलिमेंट वाइज लिखे गए हैं। तो इन सारे सेट के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? सेट का रिप्रेजेंटेशन किसमें? रोस्टर फॉर्म में या फिर सेट का रिप्रेजेंटेशन ट्यूबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो अच्छा, फिर एक चीज और मैंने नोटिस करने के लिए कही थी, जैसे सपोज आपके सामने कोई एक सेट होता है, जैसे मैं इसी बी सेट की बात करूं, इसमें एलिमेंट लिखे होते 1 1 2 3 4 4 5। तो अगर आप इसमें एलिमेंट देखते तो बेसिकली जो सेट बी है वो लिखा होता 1 2 3 4 5। आप इसी सेट बी को लिख सकते हैं 2 3 1 4 5। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीटेड फॉर्म में नहीं हो सकते। मतलब आप एक ही एलिमेंट को सेट में एक ही बार लिखेंगे, उसको बार बार रिपीटेड फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो लिखना सेट लिखने का वे नहीं है। मतलब आप अपने सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ऐसा नहीं कि अगर आपने नंबर्स लिखे हैं तो नंबर्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी ऑर्डर में होने चाहिए, ये लॉजिकली जरूरी नहीं है। बट किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट रिपीटेड फॉर्म में नहीं आ सकता, आप उस एलिमेंट को एक ही बार लेंगे, ये जरूरी है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी सेट को रोस्टर या ट्यूबुलर फॉर्म में लिखना है तो हम उसको एलिमेंट वाइज लिखेंगे। पहली बात, सेट की डेफिनेशन नहीं, उसके अंदर उसके एलिमेंट ले जाएंगे और उन एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के बीच में कॉमा लगा के लिखा जाएगा। क्या यहाँ तक सबको सारी बातें क्लियर हो रही हैं? यस सर। अब जैसे मैं क्वेश्चन करूं आपसे कि एक सेट है ए एक्स सच दैट एक्स इज अ natural number less than 7, और आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो तुरंत आप सेट को एलिमेंट वाइज क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 से लेस सारे नेचुरल नंबर लिख देंगे। ये बात समझ में आई? यस सर। बोलिए। यस सर। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस तो सर। किसी भी एक सेट यस को आप सर।
अगर एलिमेंट वाइज रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। चलिए अब बात करते हैं दूसरा रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस फॉर्म द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी processed by all the element which is not processed by any other element outside the set। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, एलिमेंट को, जो एलिमेंट्स हम कॉमा लगा के लिख रहे थे उन सारे एलिमेंट्स की कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो कि सिर्फ उस सेट के एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उस सेट के बाहर के किसी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे अगर हम, यानी इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस सम सेट इन डिफरेंट वे यूजिंग सेट बिल्डर फॉर्म बिकॉज सेम सेट ऑफ एलिमेंट मे हैव मोर देन वन प्रॉपर्टी इन कॉमन। मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी सेट के एलिमेंट में को कहने के एक से ज्यादा तरीके हो जाएं, यानी उसकी उस प्रॉपर्टी को बताने के एक से ज्यादा भी हो जाएं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को एक या एक से ज्यादा तरीके से लिखा जा सकता है, बट उसको लिखने का तरीका सिंपल सा है कि उसमें आप उस सेट के सारे एलिमेंट की जो जनरल प्रॉपर्टी है जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट जस्टिफाई हो रहे हैं उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे। अब उसको लिखने का तरीका ये होता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, उनके बीच में लगा होता है सेमी कॉलन। उनके बीच में क्या लगा होता है, सेमी कॉलन। ठीक, जो पहला वाला सेक्शन होता है उसमें हम एलिमेंट की फॉर्मेट को लिखते हैं कि हम इसमें किस फॉर्मेट से एलिमेंट लिखेंगे, और जो दूसरा वाला सेक्शन होता है उसमें उन एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, जो कि सेक्शन 1 में जिस फॉर्मेट का एलिमेंट है उस फॉर्मेट के एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है वो हम सेक्शन 2 में हैं। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? सर हाँ जी सर, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, जो रोस्टर फॉर्म का सेकंड वाला एग्जांपल है, ए वाला, ए इक्वल टू, मतलब जिसमें 1 2 3 4 5 6 आंसर है, उसमें तो सेमीकोलन बीच में लगा तो उसमें सेट बिल्डर फॉर्म लगा फिर उस जगह। नहीं, तो उसमें मैंने उस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ना। अच्छा, वो सेट बिल्डर फॉर्म है ना जो ऊपर लिखा है x सेमीकोलन x प्लस। चलिए, तो जैसे अब एग्जांपल आया, जैसे पहला ही वाला एग्जांपल ले लें, x such that x is a natural number less than 9। तो इसमें x एलिमेंट फॉर्मेट थी और उस x की ये डेफिनेशन हो गई कि वो एक नेचुरल नंबर एक्चुअल, इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो जो एलिमेंट x आएंगे वो x एक नेचुरल नंबर होंगे, और वो भी वो सारे नेचुरल नंबर होंगे जो 9 से लेस होंगे। मेरी बात समझ में आई? या इसी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x belongs to integer and x lies between 1 to 9। बोलो, तो ये भी तो वही सेम सेट हो गया। इसमें भी जो एलिमेंट आएंगे वो इंटीजर आएंगे, और वो इंटीजर 1 से 9 के बीच में आएगा, 1 को इंक्लूड करता हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पहले वाले सेट में भी होंगे, दूसरे वाले सेट में भी होंगे। क्या कहते हो, समझ में आ रहा है क्या? या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, such that x belongs to a whole number and x lies between 0 to 9। क्या कहते हो? इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 and 8 आएंगे। तो मैंने आपसे कहा था ना, ऊपर एक स्टेटमेंट बोला था कि it is possible to express same set in different way using set builder form because same set of element may have more than one properties in common। तो किसी भी सेट के एलिमेंट को कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। समझ में आया? तो डेफिनेशन आप अपने हिसाब से कोई भी डिफाइन करके लिख सकते हैं, वो सारी चीजें सही हैं,
तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि पहले आप करली ब्रैकेट में पहले सेक्शन में एलिमेंट की फॉर्मेट लिखेंगे और फिर दूसरे सेक्शन में उसका डेफिनेशन लिखेंगे। पहले सेक्शन में एलिमेंट की फॉर्मेट लिखेंगे और दूसरे सेक्शन में एलिमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। हेलो सर। जैसे हाँ जी बताएं। सर तो क्या है, एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए उसके बीच में रिलेशन होना जरूरी है? मतलब अब जैसे हमने एक सेट ले लिया 3 4 7 11, सर इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो एलिमेंट की डेफिनेशन होगी उसके हिसाब से लिख देंगे। जैसे हमने लिया 3 4 7 11। हाँ जी बताएं। तो इसको हम लिख सकते हैं x such that 3 4 7 11 ना। इसको लिख सकते हैं x belongs to natural number and x lies between 3 to 4 and x lies between 7 to 11 but x is not equal to 8 9 10। ले लीजिए। ठीक है सर। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ भाई और कोई कुछ कहना चाह रहा था? सर हाँ जी सर इसको ऐसे लिख सकते हैं x belongs to natural number and x is greater than 3 and smaller than 12। नहीं तो इसमें तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे जो कि सेट में काउंट नहीं हो रहे हैं ना। यस सर। हाँ कोई और कुछ कह रहा था? हेलो वो भी अपनी बात बोले। और भी कोई कुछ कहना चाह रहा था? सर ऐसे केस में अगर लिख दिया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 11 तो उसमें ऐसे बट करके लिख सकते हैं बट x इज नॉट इक्वल टू 5 6 8 हाँ 10। हाँ 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 चलेगा चलेगा चलेगा। अच्छा और कोई कुछ कहना चाह रहा है? और कोई कुछ कहना चाह रहा है भाई जल्दी बताएं। अब जैसे मान लो कि एक सेट लिखा हुआ है C, वो लिखा हुआ है 4/3 5/4 7/6/7 एंड 8/9 ये लिखा हुआ है और इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको आप लिखेंगे द एलिमेंट n+1/n such that n belongs to a natural number and n lies from 3 to इसको 5 कर लो। 1 सेकेंड इसको 7/3 to 7 लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ये बोलो ये सही लिखा है कि 3 to 6? हाँ यस सर। ये सही लिखा है कि नहीं? तो n+1/n हो गया, ये एलिमेंट का फॉर्मेट हो गया क्योंकि जो इसमें एलिमेंट है वो किस फॉर्मेट में है? n+1/n की फॉर्मेट में। जहाँ पे n के बारे में डेफिनेशन की n की वैल्यू है नेचुरल नंबर है और वो 3 से 6 के बीच में है,
तो जब n की वैल्यू 3 लोगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, n की वैल्यू 4 लोगे तो दूसरा एलिमेंट, n की वैल्यू 5 लोगे तो तीसरा एलिमेंट, n की वैल्यू 6 लोगे तो चौथा एलिमेंट। नहीं, जैसे यहीं पर मैं एक सेट लिख दूं 1 4 9 16 25, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये एलिमेंट n स्क्वायर है such that n belongs to natural number and n is less than or equal to 5। बोलो सही लिखा है? बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो लास्ट वाला एग्जांपल क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। तो सेट की एक डेफिनेशन को आप दूसरी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि ना? अगर आपको ट्रांसफर फॉर्म में लिखा है तो आप सेट कर दीजिए। डी जो है वो एलिमेंट n स्क्वायर की फॉर्म है, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से लेस है। हाँ जी। हेलो। हाँ आवाज आ रही, बताएं। तो n एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 5 से लेस है, इंक्लूडिंग 5। तो n की वैल्यू 1 लेंगे तो पहला एलिमेंट 1 स्क्वायर, n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 स्क्वायर, n की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 स्क्वायर, n की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 स्क्वायर। ऐसे करके आप सारे एलिमेंट डिफाइन करके लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? हेलो। यस सर। हाँ जी बताइए। यस सर। सर ये लास्ट वाली लाइन बता दीजिए जो कर्ली ब्रैकेट में आपने लिखा है, d इज इक्वल टू n स्क्वायर रेशियो n नेचुरल नंबर टू n। नहीं, रेशियो नहीं, कॉलन। n स्क्वायर इज द फॉर्मेट ऑफ एलिमेंट वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन आर इक्वल टू 5। तो 5 से लेस सारे नेचुरल नंबर लिखें और एलिमेंट की फॉर्म n स्क्वायर की तरह लिख दें। तो पहला नेचुरल नंबर 1 तो 1 स्क्वायर, दूसरा 2 तो 2 स्क्वायर, तीसरा 3 तो 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। सर यहाँ पे जो रिकॉर्ड करके वो सर ग्रुप का मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हाँ मतलब एक बार देख लो, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो, इतना टफ अभी नहीं है। आई डोंट थिंक सो। वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर तो भेज ही दूंगा। ठीक है। समझ में आ रहा है भाई यहाँ तक? कोई ऐसा सर दिक्कत आ रही है तो इसमें प्लीज मुझे इन्फॉर्म। सर इसमें सीक्वेंस मैटर करता है? नहीं नहीं, मतलब डजंट मैटर। क्योंकि अभी तो पता है सेट को लिखते वक्त सीक्वेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। सर लेकिन हम लोग स्टार्ट तो इसमें 1 से करेंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, मतलब ऐसे 5 तक हम लोग चेक करेंगे ना। सेम। n की वैल्यू 1 लेंगे तो एक बार एलिमेंट 1 स्क्वायर आएगा ना। n की वैल्यू जब 2 लोगे तो एलिमेंट 2 स्क्वायर आना चाहिए। आपके सेट में कहीं ना कहीं 2 स्क्वायर लिखा होना चाहिए। n की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 स्क्वायर आना चाहिए। 3 स्क्वायर पूरे सेट में कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए। n की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 स्क्वायर कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए। n की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए। अब वो कहाँ लिखा है ये मैटर नहीं करता ना। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ भाई, और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाह रहा है तो प्लीज इन्फॉर्म करें। हाँ भाई, अब जैसे इसी में मैं एक सेट ऐसे लिख दूं कि एलिमेंट x, y है such that x and y belongs to a natural number x less than 3 and y less than 2। तो बताओ सेट के एलिमेंट क्या होंगे? चलिए इस सेट को जरा ट्यूबुलर रोस्टर फॉर्म में लिख बताइए मुझे। इस सेट को मुझे ट्यूबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिख के बताइए जल्दी से। 1 1 and 2 1। नहीं 1, 2। So 1, 1 and 2, 1।
1,2 हाँ यही 1,2 हाँ 1,2 रिपीट होंगे ना वरना। दो एलिमेंट आ रहे हैं सबके, देख लो भाई। तो x की पॉसिबिलिटी अगर हम यहाँ से देखें तो क्या क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकता है 2, और y की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 1। 1 उसका मतलब एक एलिमेंट बनेगा 1,1 और एक एलिमेंट बनेगा 2,1। तो जितनी x और y की पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके हिसाब से हम सारे एलिमेंट बना के लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। एक और नहीं सर। हाँ क्या, कहाँ? नो सर, कहाँ बताओ, क्या चीज नहीं समझ पाए? सर ये 1,1 दोनों लिखा साथ में, जबकि आपने मना किया कि रोस्टर फॉर्म में सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं। इसमें एलिमेंट की फॉर्म x है या x, y है? x, y है। तो x को अगर हम 1 लेंगे तो y 1 हो गया, x को अगर हम 2 लेंगे तो y 1 हो गया। ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। अच्छा। ये क्या ये दोनों सर एलिमेंट इक्वल हैं? 1 सेकेंड, क्या ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं? नहीं सर। तो फिर सेट में इक्वल एलिमेंट नहीं लिखे जा सकते ना। ओके, थैंक यू। यहाँ पर दो सेक्शन है, सेक्शन 1 फॉर्मेट ऑफ द एलिमेंट, सेक्शन 2 डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट। म्यूट। जैसे मैंने f एक सेट लिखा, चलिए एक और एग्जांपल इसी टाइप का ले लेते हैं। x, y such that x and y belongs to whole number, ठीक है, और x less than 3 and y less than 2। चलिए अब आंसर सेम बताइए। इस बार सोच समझ के आंसर दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। और बाकी लोग भी आंसर लिखें अपनी कॉपी में, उनका आंसर भी सही होना चाहिए। तो ये अभी सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। 0,0 and 0,1, 1,0, 2,1। 0,0, 0,1, 0,1, 6 एलिमेंट आ 1,0 रहे हैं सर। 1,0, 1,1 2,0 and 2,1। 2,1 यस सर। देख लीजिए क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ सर। सर इसमें n लिखा है, वो तो नेचुरल नंबर है। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर n यहाँ लिखा है, n तो नेचुरल नंबर हुआ ना, यहाँ 0 कहाँ में हुई? ध्यान देखो क्या लिखा है। WM। अच्छा n लिख रहा है। लिखा वैसे डर था, लोग तुम्हारे लिए साफ लिख देते हैं। अब तुम्हें क्या दिख रहा है? ठीक है, तो ओके, यहीं पे एक और एग्जांपल अगर हम ऐसे लें, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखोगे? x, y, where x and x, y related to natural numbers, and x is equals to y plus 3. 2y. x is सर smaller. x, 3x। x equals Sir, to y by x, 3. 3n. x is x, 3x. x, 3। x equals to पहले कॉलम 3 में एक x equals डेफिनेशन to लिखी y x, by 3. y, एक डेफिनेशन लिखी x, y, where x and y belongs to natural number, and ठीक है, x equals to y by 3. and y x is equal to 3x, 3x, yeah, x equals to y by 3. and x lies between 1 से लेके 4। यस Yes sir. Yes sir. सर हाँ जी,
सर y belongs to 3x लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n, 3n, n belongs to natural number and n lies between 1 से 4. क्या ये सही लिखा है? यस सर। यस सही है ना? यस सर। इसको हेलो सर। हम, हाँ जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे x, y such that y is equals to 3x, ठीक, and x belongs to natural number which is less than 5. ऐसे भी चलेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बहुत वे हैं, आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर द शॉर्टेस्ट वे लिखने की आदत डालो। सारे सही हैं, बट अगर सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखिए। हाँ, आपको कुछ रहा था, प्लीज कंटिन्यू करें। सर आपने जो सेकंड एग्जांपल में लिखा है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, तो सर इसमें हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं n इज लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि वो नेचुरल नंबर तो पहले ही हमने लिख दिया है। हाँ, वो भी चलेगा। ओके सर। मतलब तुम अगर कहना चाह रहे हो कि हम ऐसे लिख दें तो वो भी चलेगा। ओके सर। ठीक है, चलिए और बताइए, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? और कोई कुछ अभी अपनी बात रखना चाह रहा है तो प्लीज बता दे भाई। कोई किसी के पास कोई डाउट बच रहा हो, कोई अपनी बात कहना चाह रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दो। नहीं है, गुड। चलिए अब हम बात करते हैं, तो हमने सेट को लिखना सीख लिया, अब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट की। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, पहले तो हम इसी को समझ लेते हैं कि कार्डिनल नंबर कहते किसे हैं और ये आता कहाँ से। तो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक सेट आपके सामने गिवन है तो कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट डिनोट करते हैं n ऑफ a से, और ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, मतलब आपके सेट में कितने एलिमेंट हैं, इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, कार्डिनल नंबर से। तो आपके सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उसे हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे मैंने एक सेट A लिखा, वन टू थ्री फोर, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इस सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो 4 है। क्या बोलते, सही लिखा है? यस। अब जैसे मैंने कहा कि x such that x is even, x is even prime number, ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 2 होगा। 1 होगा कि नहीं? 1 होगा। इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ सकता 2 है, होगा 2। इसका कार्डिनल 1 नंबर होगा। कितना होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता ही है 2, तो इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 1। कार्डिनल नंबर मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन द, कार्डिनल नंबर का सिंपल मतलब क्या हो गया? The number of element present in a set A, that simply means that is a cardinal number. The element present in a set A is simply called cardinal number. तो किसी भी सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कह देंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। तो उस सेट में अगर एक एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर 1 हो जाए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए तुरंत। हाँ है ना? तो किसी भी टाइप के सेट का कार्डिनल नंबर आप लिख सकते हैं कि नहीं? यस यस। ओके, अब जैसे कि एक सेट आपसे एग्जांपल वाइज सी लिखा गया, such that x belongs to natural number, ठीक है, and x is
मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 50, तो कार्डिनल नंबर बताइए। 16 होगा। 3 के सारे मल्टीपल लिखेंगे सर 16 होगा सर। जो कि 15 से लेस होंगे तो 48 तक जाएंगे, तो तुरंत हमें इसका 16 कार्डिनल नंबर कितना मिल जाएगा? 16। क्या है मेरी बात सबको समझ में आई? तो कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं, बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। तो किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर आप निकाल सकते हैं कि नहीं है? यस यस इसमें किसी सर। को कोई डाउट हो तो Yes, sir. बताओ। नो सर। तो किसी भी सेट का आप कार्डिनल नंबर लिख सकते हैं, इसमें अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। गुड। नो चलिए, एक सर। डी आपको दिया हुआ है x, y such that x and y belongs to natural number and 2x plus y is equals to 5। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ डी बताना है। नहीं, दो क्वेश्चन है इसमें। पहला है कि राइट डी इन रोस्टर फॉर्म, पहला, और दूसरा आपको ये बताना है कार्डिनल नंबर ऑफ डी। चलिए बताइए। सर रोस्टर फॉर्म में होगा 1,3 एंड 2,1 एंड कार्डिनल नंबर 2। 0,5 सर 1,3 और रोस्टर 2 होगा। तो पहला आंसर तो ये बता रहे हैं कि 1,3 एंड 2,1 2,1 एंड 0,5 सेकंड सर बता रहे हैं 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सेकंड आंसर बता रहे हैं 2 करो जरा। 2,3 एंड 1,1 नहीं यार नहीं कुछ भी तो बस यही दो होंगे, यही होगा। हाँ सही है, सही भाई, सिंपल सी बात है। y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x होगा और x और y सब नेचुरल नंबर हैं, तो x को अगर हम 1 लेंगे तो y 3 आ जाएगा, x को अगर हम 2 लेंगे तो y 1 आ जाएगा। जैसे हम x को 3 लेंगे तो y नेगेटिव आ जाएगा ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, देख लो आराम से। क्या ये बात समझ में आई? सिर्फ पॉसिबिलिटी बन सकती है। यस सर। तो इसके हिसाब से सिर्फ दो ही सेट लिखे जा सकते हैं, बस वही दोनों हमने लिख दिए। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, अब हम बात करते हैं सिंगलटन सेट की। तो किसी भी सेट को आप सिंगलटन सेट कब कहेंगे? पहली चीज तो ये देखते हैं। तो किसी भी सेट में अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट, म्यूट म्यूट म्यूट, म्यूट करिए भाई जल्दी से। तो किसी भी सेट को आप सिंगलटन सेट कब कहेंगे? जब उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो अगर उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी उसका कार्डिनल नंबर 1 है, तो वो सिंगलटन सेट होता है। अगर उसका कार्डिनल नंबर 1 है तो सिंगल, जैसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लाई बिटवीन 0 to 1, तो ये एक सिंगलटन सेट है कि नहीं है? है कि नहीं भाई? यस सर। यस सर। तो जिस सेट का कार्डिनल नंबर 1 हो, यानी उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें
x that x is a natural number and x lies between 2 to 4. ये कार्डिनल सिंगलटन सेट है, ऑब्वियसली है। यस सर। देख लो सर आराम इससे से। पहला जो आपने एग्जांपल दिया था वो प्राइम नंबर वाला जिसका आंसर 1 था, वो भी हो सकता है ना? हाँ, वो प्राइम मतलब जिसमें 2 है, सिंगल और इवन प्राइम नंबर। x is even prime number, क्योंकि इसका भी एक ही एलिमेंट आ रहा है 2, तो ये भी क्या होगा? सिंगलटन सेट। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है इसको? यस सर। जैसे मैं एग्जांपल लूं x, y such that x and y belongs to natural number, ठीक है, and 4x plus y equal to 5, ये भी सिंगलटन सेट है कि नहीं है? यस सर, 1, 1 क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है 1, 1, इसके अलावा तो और कोई एलिमेंट इसमें आ नहीं रहा, तो ये भी हम क्या कहेंगे? सिंगलटन, क्योंकि इसका भी कार्डिनल नंबर कितना आ रहा है भाई? 1। ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? कोई ऐसा जिसको ना आ रही है तो बताएं तुरंत। यस सर, आ रही है। गुड। इसके बाद हम बात करते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट की। तो अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, राज कमल म्यूट करो, सुमित कुमार म्यूट करो अपना माइक। चलिए नल सेट और एम्प्टी सेट की बात करते हैं। तो किसी भी सेट को हम नल सेट कब कहेंगे? जब वो एक भी एलिमेंट कंटेन ना करता हो, यानी कि वो वॉइड सेट, एम्प्टी सेट या फाई सेट या जीरो सेट कहलाता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो खाली करली ब्रैकेट से, इसके अंदर कुछ भी ना ले, या फिर फाई से। समझ में आया? और नल सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है वो 0 होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। समझ में आया? तो नल सेट को हम खाली 2 करली ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ भी ना लिखें, तो ये एक नल सेट है। या हम इसको y से रिप्रेजेंट करें, समझ में आया? तो भी ये क्या है? नल सेट है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट लाई ना करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नल सेट। जैसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लाई बिटवीन 2 to 3, तो 2 से 3 के बीच में एक भी इंटीजर नहीं है। जैसे मैंने एक सेट लिखा x such that x is even prime number greater than 3, तो ये भी तो नल सेट है। क्या है? नल सेट है। सबको समझ में आया? क्योंकि इसमें भी कोई एलिमेंट लाई नहीं कर रहा होगा, तो ये भी क्या होगा? एक नल सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर भी कोई एलिमेंट लाई नहीं कर रहा है। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। बोलिए भाई। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो एम्प्टी सेट और नल सेट किसे कहेंगे? समझ में आया? यस सर। अब आज क्लास की स्टार्टिंग में कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, तो हम उसकी बात करते हैं। तो अब हमने कार्डिनल नंबर समझ लिया, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट अब हम बात करते हैं। तो अगर किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, मतलब आप उसको काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और अगर उसमें नंबर एलिमेंट इनफाइनाइट है, मतलब आप उनको काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20, तो ये एक फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि टोटल कितने इवन इंटीजर हैं ये आप काउंट नहीं कर सकते हैं, बट 1 से 20 के बीच में प्राइम नंबर्स आप काउंट कर सकते हैं। बोलिए। जैसे मैंने एक सेट लिखा A, x such that x is even natural number
lie between 7 to 13। तो ये एक फाइनाइट सेट है या नहीं? क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट आप काउंट कर फाइनाइट है। 8 10 12, तो इसका कार्डिनल नंबर 3 हो गया, आया ना? यहीं पे मैं एक और सेट लिखता, x such that x is natural number। तो ये इनफाइनाइट है। ये क्या इनफाइनाइट सेट है? क्योंकि इसके एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते। क्या समझ में आया? तो आप मुझे सोच के बताओ, कार्डिनल नंबर किसका डिफाइन होगा, फाइनाइट सेट का या इनफाइनाइट सेट का? फाइनाइट फाइनाइट का। क्यों? क्योंकि उसका कार्डिनल नंबर आप लिख सकते हैं। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर डिफाइन नहीं होता। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर डिफाइन नहीं होता। समझ में आया? तो अगर किसी सेट का कार्डिनल नंबर डिफाइन है तो इसका मतलब वो सेट हमेशा एक फाइनाइट सेट है। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। तो अब आज की क्लास में स्टार्टिंग में किसी ने पूछा था ना, स्टार्स इन द स्काई, नंबर ऑफ स्टार्स, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? इनफाइनाइट इनफाइनाइट। गुड गुड, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आप काउंट नहीं कर सकते, तो एक इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ तक सारी बातें सबको समझ में आई? कोई ऐसा जिसको कोई डाउट हो तो बताएं। कोई भी ऐसा जिसको कोई चीज लगी हो तो बता सकता है तुरंत। हाँ, शाश्वत गौतम ने अपना हैंड किया हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं शाश्वत गौतम? शाश्वत गौतम कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताएं भाई। सर सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल और बता दीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म का यही रहा एग्जांपल, ये लो। x such that x is a natural number, ये सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल है। क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट ऑफ द एलिमेंट है और ये एलिमेंट की डेफिनेशन है। अगर इसी सेट को हम लिख दें कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, तो ये एग्जांपल किसका हो गया, रोस्टर फॉर्म का। तो इसी सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब डाउट क्लियर हुआ? सर सेट बिल्डर में जो डेफिनेशन पार्ट होता है उसको सिंबॉलिकली भी तो लिख सकते हैं। हाँ, वो सब आप कैसे भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मेट उसका एलिमेंट का हो, फिर सेमी कॉलन लगा के उसकी डेफिनेशन लिखो। ठीक सर। सर यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख सकते थे। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ। x नेचुरल नंबर। हाँ सर, ये लिख सकते हैं। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म ही है। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? देन आस्क। सर। हाँ जी सर, ऐसा हो सकता है कि एक इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी दूसरे इनफाइनाइट सेट से बड़ी हो? नहीं 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 नहीं, हम हमेशा कंपेयर फाइनाइट नंबर करते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स कंपेयर नहीं हो सकते ना। कंपेयर उन चीजों को करोगे जो चीज दिखे। अब सोच के बताओ, फाइनाइट दिखेगा या इनफाइनाइट? फाइनाइट। तो कंपेयर किसको करोगे? तो कंपेयर किसको करोगे? फाइनाइट नंबर्स को ना। मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट वर्ड का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं। मैथमेटिक्स इनफाइनाइट वर्ड को बोला जाता है अ वेरी बिग नंबर विच कांट बी राइट। तो उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका सिंबल ये है। समझ में आया? तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। ये एक सिंबल है जिससे हम इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट का मतलब होता है वेरी बिग नंबर विच कांट बी राइट। अब कोई मुझसे कहे कि इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट माइनस करो, तो नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि कौन सा इनफाइनाइट किस इनफाइनाइट से कितना बड़ा है आप ये कैसे बता सकते हो? जब जो चीज दिख ही नहीं रही है उसको कैसे बोल सकते हैं? तो ये चीज आप डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज 0। ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं इक्वल सेट की। तो दो सेट हम इक्वल तब कहते हैं जब दोनों सेट के सारे एलिमेंट सेम, मतलब एक सेट में जो एलिमेंट हो वही एलिमेंट दूसरे सेट में हो, तब दोनों सेट इक्वल होते हैं। यानी टू सेट A and B said to be equal if every element of set A also present in set B, vice versa। मतलब सेट A का हर एलिमेंट सेट B में हो, सेट B का हर एलिमेंट सेट A में, सेट A का हर एलिमेंट सेट B में हो, सेट B का हर एलिमेंट सेट A में हो, तब हम कहते हैं कि दो सेट इक्वल सेट है। तब हम कहते हैं कि दो सेट इक्वल सेट है। जैसे हमने एक सेट लिखा 6 1 3 4 और एक सेट लिखा 1 3 1 4 6 4 3 6, तो उसमें जो एलिमेंट रिपीट में उनको एक ही फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों सेट बराबर आ जाएंगे ना, क्योंकि इसमें भी एलिमेंट वही आ जाएगा 1 3 4 6, इसमें भी 1 3 4 6। जैसे मैंने एक सेट लिखा x दैट x इज इवन प्राइम नंबर, और दूसरा मैंने लिखा x such that x is natural number which is lies between 1 से 3। बोलो क्या A और B इक्वल सेट है? यस सर। यस सर। तो दो फाइनाइट सेट इक्वल हो सकते हैं, बट दो इनफाइनाइट सेट कभी इक्वल नहीं हो सकते। ये बात समझ में आई? यस। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा वर्ड और आता है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। तो ए और बी दो सेट इक्वल कब होंगे? जब का हर एक एलिमेंट बी में हो या बी का हर एक एलिमेंट ए में हो। दो सेट इक्विवेलेंस होंगे जब दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम। मतलब कार्डिनल नंबर मतलब ए में जितने एलिमेंट हो उतने ही एलिमेंट बी में हो, तो दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम हो गया। तो अगर दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम है तो दोनों सेट कैसे होंगे? इक्विवेलेंट सेट। जैसे अगर ऊपर वाला एग्जांपल लिखे हैं, जैसे इसमें एलिमेंट 1, 2 है और इसमें एलिमेंट -6 है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, बट क्या ये इक्विवेलेंट है? क्योंकि दोनों का कार्डिनल नंबर कितना है? 2। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में A and B आर इक्विवेलेंट सेट। बोलो ये बात समझ में आई? A and B आर इक्विवेलेंट सेट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्यों? क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि दोनों में एलिमेंट के साथ साथ उनका कार्डिनल नंबर भी सेम है ना। तो एलिमेंट अगर सेम है तो इक्वल सेट है, और कार्डिनल नंबर सेम है तो इक्विवेलेंट सेट है। एलिमेंट सेम है तो इक्वल सेट है, और कार्डिनल नंबर सेम है तो इक्विवेलेंट सेट। यस सर, यस। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं? एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट यस लिख सकते। हाँ सर। एन इक्विवेलेंट सेट। हाँ सर लिख सकते। इसका रिवर्स लिख सकते लिख हैं? सकते। नहीं सर, रिवर्स नहीं। रिवर्स नहीं लिख सकते सर। रिवर्स नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एवरी इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट सेट होता है, बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं होता है। समझ में आ गया होगा? यस सर। एलिमेंट्स डिफर कर सकते हैं। हाँ, वैसे मैं पढ़ाना तो आगे भी चाह रहा था, बट टाइम ज्यादा हो गया ऑलरेडी ना। सर पढ़ा दीजिए सर 15 मिनट। अरे फिर तुम्हारी फिजिक्स की भी तो क्लास होगी ना अभी तुरंत 15 मिनट बाद, है कि नहीं? हाँ सर। चलिए फिर ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ओके क्या ये सर। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? हाँ सर। अब चलिए 2 मिनट और देते हैं। किसी को अब आज की क्लास में कहीं कोई चीज ऐसी लग रही है जो ना समझ में आ रही है, पूछ सकता है मुझसे कोई भी। गुड। तो मैं कंसीडर करता हूँ कि आज की क्लास में जितना मैंने पढ़ाया वो सबको समझ में आ गया होगा। गुड।
चलिए तो हम लोग नेक्स्ट